तो चलिए आज एक सफर पे निकलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम अपने लिए अर्थ की एक मजबूत इमारत तैयार करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि इंसानियत ने आज तक के सबसे मुश्किल सवालों के क्या जवाब ढूंढे हैं, और ये जानेंगे कि इन जवाबों से हम अपनी जिंदगी को एक ठोस मतलब कैसे दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद सबसे बड़ा है, जिसने सदियों से फिलोसोफर्स, कवियों और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। आखिर जिंदगी का मतलब क्या है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी एक देश या जमाने का नहीं, बल्कि हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। अब देखिए, ये जो बड़ा सवाल है ना, जिंदगी का मतलब क्या है, इसके अंदर असल में दो अलग अलग सवाल छिपे हैं। पहला है मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का कोई कॉस्मिक पर्पस, कोई बड़ा मकसद है क्या, जैसे ये दुनिया क्यों है। और दूसरा और ज्यादा जरूरी सवाल है मीनिंग इन लाइफ, यानी हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। आज हम इसी दूसरे सवाल पर फोकस करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं। और जब किसी भी इमारत को बनाना हो तो शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, नींव से। तो चलिए हम भी अपनी मतलब की इमारत की नींव से शुरू करते हैं। और वो नींव है हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, यानी साइंस के हिसाब से जिंदगी का मकसद क्या है। बायोलॉजी में एक बड़ा दिलचस्प शब्द आता है, टेलियोनॉमी। सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर मतलब सीधा है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम एक लक्ष्य की तरफ काम करते हैं, बिल्कुल एक जेनेटिक प्रोग्राम की तरह। लेकिन यहाँ कोई सोचने समझने वाला डिजाइनर नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है। तो सीधे सीधे कहें तो बायोलॉजी के हिसाब से जिंदगी का मकसद कोई आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक मशीन जैसा है। और ये बात तो और भी कमाल की है। हमारी जो सबसे गहरी फीलिंग्स है ना, जैसे प्यार या किसी से जुड़ाव का एहसास, वो असल में इवोल्यूशन के दिए हुए इनाम है। सोचिए, जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें अपने बच्चों से प्यार महसूस होता है, एक विरासत बनाने का मन करता है। ग्रुप में जिंदा रहना है तो हमें कनेक्शन और अपनेपन की फीलिंग होती है। तो ये सारी भावनाएं असल में हमें वो काम करने के लिए उकसाती हैं जिनसे हमारे जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएं। तो ये तो हुई बायोलॉजी की बात, पर जब साइंस ने बताया कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल खामोश है, इसका कोई मकसद नहीं है, तो इस खालीपन का, इस शून्य का सामना वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने कैसे किया? चलिए अब फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। यहाँ फ्रेडरिक नीत्शे की एंट्री होती है। उन्होंने इस हालत को एक नाम दिया, ईश्वर की मृत्यु। इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान सचमुच मर गए हैं, बल्कि इसका मतलब था कि वो पारंपरिक नैतिक ढांचा, वो भरोसा जिसने सदियों से वेस्टर्न सोसाइटी को एक लंगर की तरह संभाले रखा था, वो टूट गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नाइलिज्म, यानी शून्यवाद। ये सोच कि जिंदगी और उसके उसूलों का कोई आधार ही नहीं है। अब इस शून्यवाद के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था पैसिव नाइलिज्म का, यानी बस निराशा में डूब जाओ और हार मान लो। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था, एक्टिव नाइलिज्म। ये रास्ता कहता था कि अगर पुराने सारे उसूल झूठे हैं तो हमें उन्हें तोड़कर अपने नए उसूल, अपने नए मतलब गढ़ने की आज़ादी है। तो देखिए, यहाँ आकर जिंदगी का कोई मतलब ना होना एक अंत नहीं, बल्कि एक चॉइस बन जाता है। निराशा चुने या फिर कुछ नया बनाएं। और यहीं से शुरुआत होती है एग्जिस्टेंशलिज्म, यानी अस्तित्ववाद की। जॉन पॉल सार्त्र ने एक बहुत मशहूर बात कही, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब हमारा अस्तित्व हमारे सार से पहले आता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम किसी पहले से बने बनाए मकसद के साथ पैदा नहीं होते। हम पहले इस दुनिया में आते हैं और फिर अपने कामों से, अपने फैसलों से खुद को और अपनी जिंदगी के मतलब को बनाते हैं। अल्बर्ट कामू ने एक और रास्ता दिखाया, एब्सर्डिज्म। उनका कहना था कि ये दुनिया बेतुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है, और असली मतलब इसी बेतुकेपन के खिलाफ पूरे जोश के साथ संघर्ष करने में है। उन्होंने सिसिफस की कहानी का उदाहरण दिया, जो रोज एक पत्थर पहाड़ पर चढ़ाता है और वो पत्थर रोज नीचे लुढ़क जाता है। कामू कहते हैं वो संघर्ष ही अपने आप में दिल को भरने के लिए काफी है। हमें सिसिफस को खुश कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बेमतलब काम में भी एक जुनून ढूंढ लेता है। अब चलते हैं एक बहुत ही पुराने और प्रैक्टिकल दर्शन की ओर, स्टोइसिज्म। इसका एक ही मूल मंत्र है, ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। हमारे विचार, हमारे काम, ये हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उनका नतीजा क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं कि सच्चा मतलब बाहरी कामयाबी में नहीं, बल्कि अपने किरदार को मजबूत बनाने में मिलता है।
तो अभी तक हमने वेस्टर्न फिलॉसफी की बात की, जिसमें एक तरह का टकराव है। अब जरा पूरब की ओर चलते हैं। ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का ढांचा देती है, जो टकराव पर नहीं बल्कि संतुलन और हर चीज को साथ लेकर चलने पर जोर देती है। हिंदू फिलॉसफी में पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है, यानी जिंदगी के 4 मकसद। ये एक बैलेंस्ड लाइफ का पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें धर्म यानी हमारी जिम्मेदारियां, अर्थ यानी पैसा और सिक्योरिटी, काम यानी हमारी इच्छाएं और खुशियां, और आखिर में मोक्ष यानी आज़ादी। इन चारों को जगह दी गई है, मतलब दुनिया में रहते हुए भी एक नैतिक और आध्यात्मिक रास्ते पर चलना। और भगवद गीता से हमें मिलता है कर्म योग का शक्तिशाली सिद्धांत। कर्म का योग, इसका सार बहुत सीधा है। अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। जब ऐसा होता है तो हर काम एक तरह की पूजा बन जाता है। फिर इस बात की चिंता नहीं रहती कि काम सफल होगा या असफल। और यहाँ एक कमाल की बात देखिए, स्टोइसिज्म और भगवद गीता, 2 बिल्कुल अलग अलग जमीन और जमाने की परंपराएं, लेकिन दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, एक ही यूनिवर्सल सच बताती हैं। अगर मन की शांति चाहिए तो अपने काम को उसके नतीजे से अलग करना सीखो। असली कंट्रोल असल में यही है। तो हमने पुराने दर्शन की बात कर ली। अब आते हैं आज के दौर में, मॉडर्न साइकोलॉजी और नए विचारों की तरफ। देखते हैं कि आज हमारे पास मतलब ढूंढने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं। एक फिलोसोफर हैं सुज़ैन वुल्फ, वो फिटिंग फुलफिलमेंट का आइडिया देती हैं। उनका कहना है कि सच्चा मतलब 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। पहली, ऐसी चीज़ें करना जिनके लिए हमारे अंदर एक जुनून हो, और दूसरी, ये पक्का करना कि उन चीज़ों की हमारे बाहर की दुनिया में भी कोई कीमत हो, कोई वैल्यू हो। जब जुनून और वैल्यू मिलते हैं, वही असली मतलब मिलता है। अच्छा, अब इकिगाई की बात करते हैं। ये शब्द तो सबने सुना होगा, और वो 4 सर्कल वाला वेन डायग्राम भी देखा होगा, जिसमें पैशन, प्रोफेशन, मिशन सब मिलता है। पर यहाँ एक मज़ेदार बात है, ये डायग्राम असल में एक वेस्टर्न आइडिया है। असली जापानी कॉन्सेप्ट ये नहीं है। तो फिर असली इकिगाई क्या है? असल में ये एक जापानी शब्द है जिसका बहुत ही प्यारा और सीधा सा मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। और ये वजह किसी बड़े करियर या मिशन में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में मिलती है। सुबह की पहली चाय में, अपने गार्डन में, दोस्तों से बात करने में। ये बड़े बड़े लक्ष्यों के बजाय पल में जीने और छोटी चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है। और आखिर में बात करते हैं विक्टर फ्रैंकल की। वो एक साइकियाट्रिस्ट थे जो नाजी डेथ कैंप से जिंदा बचकर आए थे। उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक थ्योरी दी। उनका कहना था कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ना तो खुशी है, जैसा फ्रॉइड कहते थे, और ना ही पावर, जैसा एडलर कहते थे, बल्कि इंसान की सबसे गहरी और बुनियादी ज़रूरत है मतलब की तलाश, द विल टू मीनिंग। और उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हालात में भी मतलब ढूंढा जा सकता है। तो हमने बायोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब तरफ से अलग अलग ब्लूप्रिंट्स देखे। तो इन सबको मिलाकर हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? तो चलिए अपनी मतलब की इमारत का एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। बायोलॉजिकल लेवल पर अपने रिश्तों और अपनी कम्युनिटी को वक्त देना। फिलोसॉफिकल लेवल पर अपने हर फैसले और अपने किरदार की जिम्मेदारी लेना। स्पिरिचुअल लेवल पर ऐसा काम करना जो हमारे स्वभाव से मेल खाता हो और नतीजे की चिंता छोड़ देना। और प्रैक्टिकल लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढना जहां हमारा जुनून किसी और के लिए भी वैल्यू पैदा करे। और शायद सबसे ज़रूरी बात यही है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं खो गई है और हमें उसे ढूंढना है। ये कोई नाउन नहीं है, मतलब एक वर्ब है, एक काम है जिसे हमें रोज़ जीना है, जागरूकता के साथ, सच्चाई के साथ और दूसरों से जुड़कर। ये कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है, ये एक इमारत है जिसे रोज़ बनाना है। तो अब जब ये सारे ब्लूप्रिंट्स हमारे सामने हैं, सवाल बस एक ही बचता है, इन औजारों का इस्तेमाल करके मतलब कि वो कौन सी अनोखी इमारत बनाई जाएगी।